हर साल फाइनेंशियल ईयर के आखिरी कुछ महीनों में एक सवाल हर नौकरी पेशा इंसान के दिमाग में घूमता है, टैक्स कैसे बचाएं। हाँ, और इसी के साथ एक और इच्छा होती है कि मेहनत की कमाई सिर्फ बचे ही नहीं बल्कि बढ़े भी। बिल्कुल। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जो इन दोनों नावों पर एक साथ सवारी करा सके? एक दिलचस्प सवाल है। आज हम एक ऐसे ही विकल्प की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं जो हमारे एक श्रोता के भेजे हुए नोट्स पर आधारित है। विषय है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। अच्छा। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसके वादों और दावों के पीछे की असलियत क्या है और ये किसके लिए सच में फायदेमंद है। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जो हर टैक्स भरने वाले के दिमाग में घूमता है। और ELSS दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि ये दो बहुत अलग दुनियाओं को एक साथ लाता है। कौन सी दो दुनिया? एक तरफ टैक्स बचाने का सरकारी अनुशासित ढांचा और दूसरी तरफ शेयर बाजार की मतलब अनिश्चित लेकिन विकास की अपार संभावना। सही है। लोग अक्सर इसे टैक्स बचाने के फॉर्म में एक और टिक बॉक्स की तरह देखते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक व्यवहारिक परीक्षा भी है और दौलत बनाने का एक मौका भी। ठीक है, तो चलिए इसकी एक एक परत को उधेड़ कर देखते हैं। सबसे पहले बुनियादी बात साफ कर लेते हैं। हमारे श्रोता के नोट्स में इसे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कहा गया है। इसका मतलब है कि पैसा शेयर बाजार में जा रहा है जी या। और सरकार कहती है कि अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं तो हम आपके टैक्स में कुछ रियायत देंगे। यही है इसका सार। बिल्कुल। इसका इंजन इक्विटी है यानी शेयर बाजार और इसका टिकट है सेक्शन 80C जो आपको अपनी टैक्सेबल इनकम में से 1.5 लाख रुपए तक कम करने की छूट देता है। अच्छा, तो मतलब अगर किसी की टैक्सेबल इनकम 10 लाख है और उसने 1.5 लाख ELSS में लगाए तो सरकार उसकी इनकम 8.5 लाख मानकर उस पर टैक्स लगाएगी। टैक्स का बोझ सीधे तौर पर कम हो जाता है। यहाँ तक तो बात सीधी लगती है, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। निवेश के टैक्सेशन को 3 हिस्सों में देखना चाहिए। हाँ, जब पैसा डालते हैं, जब तक पैसा रुका रहता है और जब पैसा निकालते हैं। सही। तो पहला हिस्सा तो 80C की छूट हो गया, लेकिन दूसरे हिस्से में ही इसका सबसे मशहूर या कहूं तो बदनाम फीचर आता है 3 साल का लॉक इन। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, बदनाम। कई लोगों के लिए ये एक बंधन है। आप 3 साल तक अपना पैसा निकाल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन निवेश के नजरिए से देखें तो ये एक तरह का जबरदस्ती का अनुशासन है। ये आपको बाजार के रोजाना के उतार चढ़ाव पर घबराहट में कोई फैसला लेने से रोकता है। मतलब ये आपको दौड़ छोड़कर भागने नहीं देता। हाँ, शेयर बाजार मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ये लॉक इन आपको पैनिक सेलिंग से बचाता है। लेकिन क्या ये जबरदस्ती का अनुशासन हमेशा अच्छा होता है? मतलब एक समझदार निवेशक को तो वैसे भी लंबी अवधि के लिए ही निवेश करना चाहिए। हाँ, करना तो चाहिए। तो ये लॉक इन तो उन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है जिन्हें सच में कोई इमरजेंसी आ जाए, तब तो ये पैसा किसी काम का नहीं। ये एक बहुत ही वाजिब आलोचना है और इसीलिए कहा जाता है कि ELSS में वही पैसा लगाना चाहिए जिसकी आपको कम से कम अगले 3 से 5 साल तक जरूरत ना पड़े। ये आपके इमरजेंसी फंड का विकल्प नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पहलू है। हम सब जानते हैं कि लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए, पर जब बाजार 20% गिरता है ना और आपका लगा हुआ पैसा लाल रंग में दिखने लगता है तो अच्छे अच्छे निवेशकों का दिल डोल जाता है। सही बात है। लॉक इन उस कमजोर पल में आपको एक गलत फैसला लेने से बचाता है। ये एक ट्रेनिंग व्हील की तरह है जो आपको साइकिल चलाना सिखाता है। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। तो ये लॉक इन एक दोधारी तलवार है। अब आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी पड़ाव पर, रिडेम्पशन। 3 साल की तपस्या पूरी हुई, अब फल का समय है। जब पैसा निकालते हैं तो मुनाफे का क्या होता है? टैक्स लगता है या नहीं? लगता है, लेकिन एक सीमा के बाद। 3 साल बाद जब आप निवेश बेचते हैं तो उस पर हुए मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी LTCG कहते हैं। ठीक है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए तक का मुनाफा पूरी तरह टैक्स मुक्त है, उस पर 0 टैक्स है। और अगर मुनाफा 1 लाख से ज्यादा हो तो मान लीजिए किसी का मुनाफा 1.5 लाख रुपए हुआ, तो पहले 1 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो ऊपर का 50,000 रुपए का मुनाफा है, सिर्फ उस पर 10% की दर से टैक्स देना होगा, यानी 5,000 रुपए। अच्छा, सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट पर? हाँ, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा पेंच है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और जो आपके श्रोता के नोट्स में भी हाईलाइट किया गया है। वो क्या? इसमें इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलता। 1 मिनट, आपने कहा कि इंडेक्सेशन का फायदा नहीं मिलता। ये तो एक बड़ी कमी लगती है। है तो
मतलब सरकार महंगाई से हुए नाम मात्र के मुनाफे पर भी टैक्स ले रही है। क्या ये ELSS को डेट फंड्स या सोने जैसे दूसरे निवेशों की तुलना में टैक्स के लिहाज से कमजोर नहीं बनाता? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है। इसे सरल शब्दों में समझें तो इंडेक्सेशन आपकी खरीद की कीमत को महंगाई के हिसाब से बढ़ा देता है, जिससे आपका कागजी मुनाफा कम हो जाता है और टैक्स भी कम लगता है। और वो सुविधा यहाँ नहीं है। ELSS में ये सुविधा नहीं है। तो हाँ, टैक्स के इस एक पहलू पर ये दूसरे विकल्पों से 19 साबित होता है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि इसके बदले में आपको मिल क्या रहा है। ATC की सीधी छूट और इक्विटी में ग्रोथ की संभावना? बिल्कुल, ये एक समझौता है। आपको तय करना है कि ये समझौता आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। ये सब सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, टैक्स भी बचे और पैसा भी बढ़े। लेकिन जैसा कहते हैं, देयर इज नो फ्री लंच। हाँ, बिल्कुल। इसमें जरूर कोई ना कोई पेंच होगा। कहाँ पर है वो छिपा हुआ जोखिम जिसे निवेशक अक्सर अनदेखा कर देते हैं? सबसे बड़ा जोखिम बाजार का है और यहाँ एक मनोवैज्ञानिक पेच है। PPF या FD में आपका पैसा हर दिन बढ़ता हुआ दिखता है, भले ही धीरे धीरे। हाँ, एक सुकून रहता है। ELSS में हो सकता है कि टैक्स बचाने के लिए लगाए गए 1.5 लाख 6 महीने बाद आपको 1,30,000 दिखे। ये देखने की हिम्मत रखना और घबराकर ये न सोचना कि इससे अच्छा तो FD था, यही असली चुनौती है। लॉक इन आपको बेचने से तो रोकता है, पर चिंता करने से नहीं। और दूसरा जोखिम तो वही लॉक इन ही है। अनुशासन अपनी जगह है, लेकिन लिक्विडिटी यानी जरूरत पड़ने पर पैसा उपलब्ध ना होना एक बहुत बड़ी कमी है। सही कहा, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय स्थिर नहीं है। और तीसरा जोखिम है उम्मीदों का। लोग अक्सर ELSS से भी 15-20% सालाना रिटर्न की उम्मीद लगा लेते हैं। ये संभव है, पर गारंटीड नहीं। ये पूरी तरह बाजार पड़ने पर है। बिल्कुल। हो सकता है आपका 3 साल का लॉक इन एक ऐसे समय पर खत्म हो जब बाजार अपने निचले स्तर पर हो, तब शायद आपको कोई खास रिटर्न ना मिले। इसीलिए 3 साल को न्यूनतम समय मानना चाहिए, लक्ष्य नहीं। और एक व्यावहारिक जोखिम है जिसके बारे में हमारे नोट्स में भी जिक्र है, सही फंड का चुनाव। बाजार में दर्जनों ELSS फंड्स हैं। हाँ, एक गलत चुनाव आपके सारे अनुभव को खराब कर सकता है। ये बहुत जरूरी बात है। मुझे एक निवेशक याद है जिसने सिर्फ पिछले साल का रिटर्न देखकर एक फंड चुन लिया। वो फंड एक खास सेक्टर में बहुत ज्यादा निवेशित था, जो उस साल चल गया। और फिर अगले 2 साल वो सेक्टर नहीं चला और निवेशक का रिटर्न नेगेटिव हो गया। यहीं पर विविधीकरण और फंड की लंबी अवधि की रणनीति को समझना जरूरी हो जाता है। सिर्फ पिछले रिटर्न के पीछे भागना एक बहुत आम गलती है। तो अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। फायदे अपनी जगह हैं, लेकिन जोखिम भी कम नहीं है। तो अगर हम अपने श्रोता के नजरिए से सोचें, जो शायद एक युवा प्रोफेशनल है, तो ये किसके लिए सबसे सटीक बैठता है? इसके आदर्श निवेशक वो लोग हैं जिनके पास कम से कम 5 से 7 साल का नजरिया है, जो टैक्स तो बचाना चाहते हैं, लेकिन उनका असली मकसद दौलत बनाना है। और जो बाजार के उतार चढ़ाव को समझते हैं। हाँ, और उसे देखकर घबराते नहीं। और खासकर वो युवा वेतनभोगी कर्मचारी जिनकी आय अभी बढ़नी शुरू हुई है और वो अपनी टैक्स बचत को ग्रोथ के साथ जोड़ना चाहते हैं। और किन लोगों को इससे दूरी रहना चाहिए? सबसे पहले जिन्हें अगले 2-3 साल में किसी बड़े खर्च के लिए पैसे की जरूरत है, जैसे घर का डाउन पेमेंट या शादी, उनके लिए लॉक इन एक जाल बन सकता है। सही बात है। दूसरे, जो लोग बिल्कुल भी जोखिम नहीं ले सकते। अगर आपके निवेश में 10% की गिरावट आपकी रातों की नींद उड़ा देती है, तो इक्विटी आपके लिए नहीं है और ELSS भी नहीं। और तीसरे, जो लोग गारंटीड रिटर्न चाहते हैं, जिन्हें ये जानना है कि 3 या 5 साल बाद ठीक कितना पैसा मिलेगा, उनके लिए PPF या NSE जैसे विकल्प बेहतर हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ने अपनी जोखिम लेने की क्षमता को समझा और तय किया कि ELSS उनके लिए सही है, तो इसका स्मार्ट तरीके से उपयोग कैसे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले? नोट्स में कुछ टिप्स हैं, जैसे SIP शुरू करना। हाँ, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे अच्छा तरीका है। एक मुश्त पैसा लगाने के बजाय हर महीने एक छोटी रकम डालें। इससे क्या फायदा होता है? इसे ऐसे समझिए जैसे आप हर महीने 1,000 रुपए के सेब खरीदने का फैसला करते हैं। जब सेब सस्ते हों तो आपको ज्यादा किलो मिलते हैं, जब महंगे हों तो कम। अच्छा, तो आपकी कॉस्ट एवरेज हो जाती है। बिल्कुल। SIP भी ठीक इसी तरह बाजार के उतार चढ़ाव में आपकी खरीद को औसत कर देता है, ताकि आपको सही समय का इंतजार न करना पड़े। एक और टिप है
कि 3 साल बाद पैसा निकालना जरूरी नहीं है। ये बात अक्सर लोग भूल जाते हैं। हाँ, उन्हें लगता है 3 साल मतलब मैच्योरिटी, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल। 3 साल तो बस वो न्यूनतम समय है जब तक आप बंधे हुए हैं। असली जादू यानी कंपाउंडिंग का असर तो उसके बाद ही दिखना शुरू होता है। तो अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो उसे चलने दें। बिल्कुल, उसे 10, 15, 20 साल तक बढ़ने दें। आपका 1.5 लाख का निवेश एक बड़ी रकम बन सकता है। और फंड चुनते वक्त एक्सपेंस रेशियो यानी खर्च अनुपात देखने की सलाह दी जाती है। ये सुनने में बहुत छोटा सा प्रतिशत लगता है, क्या इससे वाकई कोई बड़ा फर्क पड़ता है? ये सबसे जरूरी सलाह है जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो फीस है जो फंड हाउस आपके पैसे को मैनेज करने के लिए लेता है। ठीक है। मान लीजिए एक फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है और दूसरे का 2%। आपको ये सिर्फ 1% का फर्क लगेगा। हाँ, मामूली सा। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से 20 साल में ये छोटा सा फर्क आपके फाइनल रिटर्न में लाखों का अंतर पैदा कर सकता है। ये वो धीमा जहर है जो आपके मुनाफे को चुपचाप खाता रहता है। वाह, तो हमेशा कम एक्सपेंस रेशियो वाले फंड को देखना चाहिए। हाँ, कम एक्सपेंस रेशियो वाले अच्छे फंड को प्राथमिकता दे। बहुत खूब। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो ELSS एक शक्तिशाली टूल है, लेकिन ये एक स्पोर्ट्स कार की तरह है। हाँ, अच्छा उदाहरण है। अगर चलाना आता है और सड़क अच्छी है तो ये आपको बहुत तेजी से मंजिल तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप अनाड़ी हैं या सड़क खराब है तो हादसा भी हो सकता है। सही। ये आज टैक्स की बचत और कल धन का निर्माण का वादा तो करता है, लेकिन शर्तों के साथ। और सबसे बड़ी शर्त है 3 साल के लॉक इन से आगे की सोच रखना। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये अनुशासन और अवसर का एक बेहतरीन मिश्रण है। और इसी बात पर मैं श्रोता के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जरूर। सोर्स ने 3 साल के लॉक इन के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस लॉक इन के समाप्त होने के बाद निवेशक की मानसिकता का क्या होता है। ये तो सोचने वाली बात है। या 3 साल का ये अनिवार्य अनुशासन धैर्यपूर्ण निवेश की एक स्थायी आदत में बदल जाता है, या फिर पैसा निकालने का प्रलोभन हावी हो जाता है। मतलब क्या वो ट्रेनिंग व्हील्स हटने के बाद भी साइकिल चला पाते हैं या नहीं? बिल्कुल। किसी के ELSS निवेश की असली सफलता अक्सर इसी व्यवहारिक बदलाव में छिपी होती है, न कि सिर्फ रिटर्न के आंकड़ों में।